सरकार ने अपने 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जोशीला लहजा। मैं आया हूं यहां आपसे जुड़ने के लिए। इमोशन में लिपटी हुई जुबान। मैं आया हूं आपकी समस्याओं के लिए जूझने के लिए। और सधा हुआ बॉलीवुड का अंदाज। नरेंद्र मोदी की ये डायलॉग डिलीवरी हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की याद दिलाती है। गंगा मैया जब जब हिंदुस्तान की चर्चा होगी, भूतकाल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। बड़ी बड़ी बातों और मुद्दों को बेहद आसान शब्दों में जनता तक पहुंचाने की मोदी की महारत ही उन्हें दूसरे नेताओं से आगे ले जाती है। तमतमाए चेहरे के साथ जब नरेंद्र मोदी मंच पर प्रकट होते हैं तो टीवी के कैमरे उनके चेहरे के भावों को लोगों के और नजदीक पहुंचा देते हैं। क्योंकि अमेठी में धरती हिल गई है, मां बेटे की सरकार भी गई, अब बेटा भी। हाथों के इशारे, हारना तय है भाई, कोई बचा नहीं सकता। चेहरे पर तेजी से बदलते भाव और उनकी भाषा का ठेठ देसी अंदाज सुनने वालों के जहन पर सीधी चोट करता है। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। लेकिन मोदी की ये चोट क्या वोट में तब्दील होगी? ये वो सवाल है जिसके जवाब का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। और खुद नरेंद्र मोदी का दिल भी 300 कमल के लिए बेकरार है। आप चाहते हैं कि इनके पापों को कारपेट के नीचे डाला जाए। अगर भाइयों बहनों इन पापों को खुला करना है तो दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाइए। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार हैं और इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन क्या मोदी की ये लहर उन्हें सत्ता का सबसे बड़ा ताज दिला सकेगी? क्या मोदी बीजेपी को 272 सीटों के पार ले जा सकेंगे या फिर गठबंधन के चक्रव्यूह में फंसेगा नरेंद्र मोदी विजयी रथ? आज हम बात करेंगे दलों की उस दलदल की जिसमें फंस सकता है मोदी का चुनावी रथ। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्यों और कैसे पूरा हो सकता है मोदी का 272 प्लस का मनोरथ। आप चाहते हैं कि गलती से भी दिल्ली में अपंग सरकार न बने? आप में से कोई 3 पहिए वाली गाड़ी चाहेगा कि 4 पहिए वाली? आपकी गाड़ी के पहियों में पूरी हवा चाहिए कि आधी अधूरी? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की गाड़ी चलाने के लिए भी दिल्ली में आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मिशन 2014 के अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। वैसे तो देश के नतीजे 16 तारीख को आएंगे, लेकिन अब भी 64 सीटों पर मतदान बाकी है। खुद मोदी भी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। मोदी
वाया वाराणसी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने खड़ी है वो है 272 प्लस। अभी तक की स्थिति में ये 200 प्लस तो हैं, 200 प्लस तो हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पत्रकार साथियों ने मुझे रिपोर्ट भेजी है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, आसाम से, बिहार से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगता है ये 190 से 200 तो इसको मिल ही रही है। और बाकी अगर परसों के पोलिंग में, जिसमें आशा है कि इनको कम से कम 20-25 निकल आती हैं, तो इस स्थिति में हो जाएंगे कि बाकी पार्टियों से बड़ा होने के कारण राष्ट्रपति को रिवर्स होकर बताना पड़ेगा इनको शायद सरकार बनाने के लिए। 300 से ज्यादा सीटों वाली नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लोगों से 300 कमल मांग रहे हैं, और सरकार ऐसी हो यानी बीजेपी के लिए 300 सीटों का बहुमत, जबकि बीजेपी करीब 400 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। ऊपर से एनडीए के पूर्व घटक दल भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ये सवाल अभी बड़ा है कि क्या 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकेंगे। वैसे भी मिशन 272 प्लस के सफर में नरेंद्र मोदी की राह में और भी रुकावटें अभी बाकी हैं। हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। उन्हें श्री मोदी द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीएसपी से समर्थन लेने संबंधी बयान का सख्त विरोध करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में नहीं मानती है। हम मानते हैं कि जनता का जो जनादेश होता है इसका सभी पार्टियों में सम्मान करना चाहिए। मायावती जी ने अपनी बात करी है, हमने अपनी बात करी है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी वजह से सीटें आए, लेकिन आपकी ही वजह से कुछ दल समर्थन करने से परहेज करें, तो वो आंकड़ा जो है वो कम रह जाए? पहली बात है, ये अरिथमेटिक के हिसाब के लिए ठीक है। चुनाव अरिथमेटिक वाला नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री वाला है। इसलिए जो पंडितों के पुराने जो मानदंड रहे हैं, उन मानकों के आधार पर चुनाव नतीजे का हिसाब किताब गलत निकलेगा। मैं साफ मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम क्लियर कट मैंडेट के साथ शासन में आएगी। एनडीए के साथियों के कारण ताकत और बढ़ेगी। दीदी, बांग्लादेशियों के लिए तो सब लुटा रही हो। माँ बेटे की सरकार बांग्लादेशियों के लिए तो, ये घुसपैठियों के लिए तो आप पवन पावड़े बिछा रही हो। ये मेरे मधुआ संप्रदाय के लोग जो भारत मां की गोद में अपना सर रख करके सोना चाहते हैं, उनको भारत का नागरिक क्यों नहीं बनाया जाता? उनको भारत का नागरिक क्यों नहीं बनाया जाता? फिलहाल तमाम सर्वे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बहुमत न मिलने की सूरत में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों का रुख नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। दक्षिण भारत में मोदी जहां जयललिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उनकी जुबानी जंग जारी है। खास बात यह है कि ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कभी एनडीए की घटक रही हैं, लेकिन मौजूदा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी नजर आ रही हैं। কি করে বলছে সবাইকে তাড়িয়ে দেব, এত সহজ? আর তিনি কে? বাংলার, তিনি তো একটা কাউন্সিলরও নন। তুমি বাংলার কে? তুমি বাংলায় জনগণের সরকারও নয়, তুমি বাংলার কেউ নও। বাংলার মানুষকে তুমি তাড়িয়ে দেবে? কোন হরিদাস পাল তুমি যে বাংলার মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার তোমার? আজকেও মিটিং করে বলেছে এত বড় উদ্ধত্ত, এত বড় স্পর্ধা, আবার বলেছে মতুয়ার সঙ্গে সবাইকে আমি সিটিজেনশিপ দেবো। আরে কি গাধা না ভোদা, কি বলবেন বলুন তো, জানেই না কিছু। देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे लगता है किसी भी रीजनल जो लीडर है उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत ही
एक तरह से हॉट हेडेड और अहंकारी माने जाते हैं। तो जो राज्य के नेता हैं, चाहे ममता जी हो या नवीन पटनायक हो या दूसरे लोग, वो एक ऐसा दिल्ली में चाहेंगे, उनकी ख्वाहिश ये होगी कि ऐसा प्रधानमंत्री हो जो उनको दबाए नहीं और उनके साथ एडजस्टमेंट करके चले। इस मामले में ही नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है। जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत में नरेंद्र मोदी अपने निशाने पर सिर्फ कांग्रेस को रख रहे थे, मगर अब उनके राजनीतिक हमलों की जद में तीसरे मोर्चे के दावेदार और क्षेत्रीय पार्टियां भी आ गई हैं। लिहाजा अब बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे क्षेत्रीय दलों से होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का विजय रथ कहां जाकर रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जिनका आपके साथ व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, ऐसे लोगों के ऊपर भी अब आप निशाना साध रहे हैं, जैसे कि जयललिता हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो। क्या ये कॉन्फिडेंस शुरुआत में नहीं था? जब मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तभी तो शरद पवार की बात करूंगा, तमिलनाडु में जाऊंगा तभी तो जयललिता जी की बात करूंगा, बंगाल में जाऊंगा तभी तो ममता जी की बात करूंगा, उड़ीसा में जाऊंगा तभी तो नवीन बाबू की बात करूंगा। तो आप अगर देखोगे मेरा टाइम टेबल, तो मैं जब उस राज्य में गया हूं, पहली बार पहले ही दिन मैंने मेरी सोच प्रकट की है। और दूसरा, लोकतंत्र में ये दोगलापन क्यों? सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव में हम और जयललिता जी सामने सामने है, चुनाव में बात होनी चाहिए हम और नवीन बाबू आमने सामने है। उसमें देश को गुमराह क्यों करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को 272 सीटें जिता सकेंगे? इस सवाल के जवाब से पहले एक नजर उन अहम राज्यों पर जहां बीजेपी को भारी जीत की उम्मीद है। सबसे पहले बात हिंदी बेल्ट की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25, बिहार में 40 और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब नीचे देखें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जहां शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से भी बीजेपी को ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा है। बीजेपी की इन 321 सीटों पर पैनी नजर रही है। 272 का लक्षण अब दिखाई देना कम हो गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जब से चुनाव बदला है और कम्युनल डिस्कोर्स की जगह कास्ट का डिस्कोर्स आया है, तो इशू भी बदले हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बदली है। इन दोनों के बदलने से बहुत साफ लग रहा है कि बीजेपी पिछड़ी है और बाकी दलों का, जिनका कास्ट की पॉलिटिक्स में पहले से ज़्यादा जिनकी ज़मीन मजबूत है, वो लोग आगे बढ़े हैं। लालू यादव के लिए आगे बढ़ने की बात आ रही है, मुलायम सिंह के लिए आ रही है, मायावती के लिए आ रही है। और बीजेपी में भी जो बदलाव आया है, जिस तेज़ी से नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा और चाय वाला और ये बता रहे हैं, वो उसी गणित का हिस्सा है। बहुमत की 272 सीटों के लिए बीजेपी और खुद मोदी ने इस चुनावी कहावत पर भरोसा किया कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इसीलिए बीजेपी ने इस रास्ते की शुरुआत वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनाव मैदान में उतार कर की थी। लेकिन चुनावी संग्राम में वाराणसी ही 272 प्लस के मिशन मोदी के लिए नई कसौटी बन गया है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब सारा बनारस ये कहने लग गया है कि जिस व्यक्ति के पास चुनाव के पहले वोट मांगने आने का टाइम नहीं है, केवल 2 घंटे के लिए आए, हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, वो चुनाव के बाद हमारी क्या सेवा करेगा। तो लोग कह रहे हैं इस बार जमीनी आदमी को वोट देना चाहते हैं, ये हवाई राजनीति बंद करना चाहते हैं। क्या वाराणसी मोदी के लिए सत्ता की पहली सीढ़ी बनेगा? हर सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नजर वाराणसी की भौगोलिक स्थिति पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके का केंद्र है वाराणसी। यहां से बिहार राज्य की सीमा बमुश्किल 40 से 50 किलोमीटर दूर रह जाती है। मतलब वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी का साइड इफेक्ट पूर्वांचल के साथ साथ बिहार पर भी पड़ने की उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी। यूपी के पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा लोकसभा की 32 सीटें हैं, लेकिन पूर्वांचल के इस इलाके में पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दरअसल बीजेपी को उम्मीद है
कि मोदी के वाराणसी से लड़ने पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका बीजेपी को पूर्वांचल की 32 और बिहार की यूपी से सटी सीटों पर असर पड़ने की उम्मीद है। वोटों के संभावित ध्रुवीकरण को देखते हुए मुलायम सिंह यादव भी आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में कूदे हैं। मैं किस जाति बिरादरी में पैदा हुआ हूं इसके आधार पर राजनीति नहीं की, लेकिन जो लोग चाय के पीछे पड़ गए थे वो पिछले 15 दिन से इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि सचमुच में मोदी है किस जात का। सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की है। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति ही चुनावी समीकरण तय करते रहे हैं। इसीलिए विकास के नारे से शुरू हुआ मोदी का प्रचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते आते जातिवादी राजनीति के रंग में रंग गया। दरअसल मोदी की पिछड़ी जाति को पहचान बनाकर बीजेपी जिस पिछड़े वोट बैंक को साधना चाहती है, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में खासी तादाद में मौजूद है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह और मायावती जैसे धुरंधर पहले से मौजूद हैं, जिनसे जाति के मुद्दे पर पार पाना आसान नहीं है। अभी जैसे पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है, नीची राजनीति का उसको अर्थ नहीं मालूम। अभी मुझे नहीं लगता कि भाई वो कहता कि भाई पता नहीं वो नीची राजनीति को कहता है कि जाति विशेष से जोड़ के चलता है। या तो जानबूझ के वो शैतानी कर रहा है, या फिर वो किसी घटिया, फिर वो ऐसे किसी स्कूल में पढ़ा है कि मास्टर तो अच्छा होगा लेकिन इसका दिमाग शायद हो सकता है कहीं और ही चलता रहता हो, तो इसका ध्यान ही शायद पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ना आ रहा हो, या तो इसको जानकर, या तो इसकी बुद्धि बहुत कम है श्री नरेंद्र मोदी की। यदि बुद्धि कम नहीं है तो फिर ये शैतानी कर रहा है। बीजेपी अंदर से बहुत विश्वास में नहीं है कि उनको पूरे देश में बहुमत मिलेगा, इसलिए उनको मालूम है कि कहीं न कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी उनको कहीं न कहीं अंदर से शक है, इसीलिए वो विकास के साथ साथ धर्म के साथ साथ जाति कोई कार्य छोड़ना नहीं चाहते, और पैसा भी बहुत खर्च किया है। पर यह है कि नगद कैश भी यूपी में काफी उन्होंने खर्च किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी की गाड़ी महज 10 सीटों पर ही अटक गई थी। इसीलिए इस बार मोदी ने सबसे अधिक दांव उत्तर प्रदेश पर ही लगाया है। उन्होंने चुनाव से काफी पहले अपने करीबी अमित शाह को यूपी में तैनात भी किया। अमित शाह ने राज्य में मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नए सिरे से राजनीतिक बिसात भी बिछाई। जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ सांप्रदायिक दंगा भी चुनाव में एक अहम मुद्दा बना, जिसके आधार पर जहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों का तो वहीं बीजेपी जाट वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में देख रही है। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में मोदी के मीडिया कैंपेन का असर तो हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मोदी की राह आसान नहीं है। जहां मल्टी कॉर्नर फाइट होती है उसमें डिवीजन ऑफ वोट किसके, कौन तो केंद्र में किसके खिलाफ डिवीजन ऑफ वोट हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। अगर मोदी केंद्र में है और डिवीजन ऑफ वोट का फायदा मोदी को मिल रहा है तो 40 से ऊपर सीट आएगी, और अगर केंद्र में वहां की सरकार है, मुलायम सिंह है, और डिवीजन ऑफ वोट का फायदा मुलायम सिंह को मिल रहा है, तो ये दरअसल कौन केंद्र बिंदु है और डिवीजन ऑफ वोट्स का फायदा, तो ऐसे तो मुलायम सिंह तो केंद्र बिंदु नहीं है आज की तारीख में, मोदी केंद्र बिंदु है, और डिवीजन ऑफ वोट्स मुलायम मायावती कांग्रेस में तो होगा ही होगा। तो मैं मानता हूं कि इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलना चाहिए वहां पर। उत्तर प्रदेश के बाद नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार में है, क्योंकि यहां भी बीजेपी तिकोने मुकाबले में फंसी है।
एक तरफ बीजेपी के पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार उसके खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव भी मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हम लोगों ने बिहार से ही सांप्रदायिकता के घोड़ा को रोका था और इस बार बिहार ही रोकेगा। बिहार और झारखंड से सांप्रदायिकता रूपी घोड़े को वहीं पर हम नाथेंगे, लगाम लगाएंगे। लालू का बीजेपी का भी मुकाबला नहीं किया। लालू अभी भी मरणासन है। वो नीतीश को गिरा दिया, बात दूसरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने लालू अभी उठने में टाइम लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बाहर है, उनको बहुत फायदा रहा वहां, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं रहा। अगर नीतीश सरकार में बने रहते भारतीय जनता पार्टी वाले तो सीटें हारते, लेकिन वो तो विरोधी दल हो गए। और लालू की तो आदत है, उसकी तो आदा है अतिशयोक्ति की, अतिरंजना की, जरूरत ज्यादा बोलने की। 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी ने 2004 में 5 सीटें जीती थी। 2009 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 31 सीटें मिली थी, जिसमें से 12 बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 2002 में गुजरात दंगों के वक्त एनडीए सरकार में मंत्री रहे नीतीश कुमार ने 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि धर्मनिरपेक्ष ताकतें नरेंद्र मोदी से दूर ही रहें। मगर गुजरात दंगों के बाद एनडीए की सरकार से इस्तीफा देने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान एनडीए में वापस लौट चुके हैं, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। और मैं पूरा का पूरा उम्मीद करूंगा कि आपके रहनुमाई में, आपके नेतृत्व में समाज का कोई वर्ग नहीं हो जिसका अहित हो, और कोई वर्ग नहीं हो जो 1 साल के बाद नहीं कहे कि नरेंद्र मोदी ही हमारा एकमात्र नेता है, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। इसलिए ये आपके ऊपर में कांटा, ये ताज नहीं, कांटा का ताज आने वाला है, और इस कांटा के ताज को आप संभाल करके भारत मां का जो सपना है उस सपना को आप पूरा करने का काम करेंगे। बीजेपी की स्थिति पहले 2 दौर में, खासतौर से पहले दौर में तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, जब सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन दिखाई दे रहा था। दूसरे दौर में भी ये क्रम चला है, लेकिन तीसरा दौर आते आते यूपी की पॉलिटिक्स बहुत साफ बदली है। बिहार में पहले ही दौर से दिखने लगा कि लालू प्रसाद यादव और मुसलमान पुराना अपना गठबंधन बना के सोशल गठजोड़ मजबूत करके फिर से वापसी कर रहे हैं, और धीरे धीरे हर किसी को ये दिखाई देने लगा कि बिहार में एक बड़े प्लेयर के तौर पे वो उभरे हैं। और अगर 40 सीटों में उनकी संभावनाएं बढ़िया हुई हैं तो तय मानिए कि बीजेपी की संभावनाएं धूमिल हुई हैं। मैं सोच रहा था यहाँ के मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को आलोचना करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री जी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करेगी, लेफ्ट की आलोचना करेगी, लेकिन दिन में 100 बार जब तक वो मोदी को आलोचना नहीं करती उनको खाना हजम नहीं होता। मोदी को तीसरी बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल से मिल रही है। कभी एनडीए की सहयोगी रही ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ तलवार भांज रही हैं, तो मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी पर जोरदार हमले बोलते रहे हैं। दरअसल हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के बीच सिमटी रही है, लेकिन इस बार मोदी ने पश्चिम बंगाल में इन चुनावों को बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ जो आपने आशा के साथ वोट दिया था, यहाँ की सरकार को चुना था, उसको भी अगर सही रास्ते पर लाना है न, तो दिल्ली में एक बड़े मास्टर जी को बिठाने की जरूरत है। अगर दिल्ली में मजबूत सरकार होगी, दिल्ली में ईमानदार सरकार होगी, विकास के लिए काम करने वाली सरकार होगी, तो ये जो छोटे लोग इधर उधर जाते हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेसेর জায়গায় যদি আমি দিল্লিতে থাকতাম না, নরেন্দ্র মোদীর কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম। মনে রাখবেন, पश्चिम में बीजेपी एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ सकी है। 2004 के चुनाव में जहां उसका खाता भी नहीं खुल सका था, वहीं 2009 में उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। देश के ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की उपस्थिति
नाम मात्र की है, उनमें पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। नरेंद्र मोदी ने 5 बार वहां का दौरा किया है और 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया है। यही वजह है कि बीजेपी के कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवार वहां या तो मुकाबले में हैं या फिर उनकी चर्चा हो रही है। हेड ऑन लिया है उन्होंने ममता बनर्जी को। हम कह सकते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। वोट परसेंटेज इस बार उनका जाहिर है बढ़ेगा और पिछली बार एक सीट जीती थी दार्जिलिंग की जसवंत सिंह की, लेकिन इस बार हो सकता है सीट शायद दुगनी भी हो जाए। मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात में बीजेपी बेहद मजबूत है। मोदी की कोशिश ये है कि वो गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को क्लीन स्वीप दिला सकें। हालांकि पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था। बीजेपी 26 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 15 पर जीत पाई थी। गुजरात की तरह ही महाराष्ट्र पर भी बीजेपी की नजर गड़ी है। यहाँ शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है, जिसकी सीधी टक्कर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के साथ है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से बीजेपी ने 2004 में 13 और 2009 के चुनाव में 9 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी शिवसेना को यहां आधे से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। मोदी का इम्पैक्ट तो है इस चुनाव में और उसकी वजह यह है कि जो पूरी कैंपेनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पे हुई है। दूसरे उनको फायदा इस बात का है क्योंकि जो कांग्रेस की 10 साल से सरकार रही है तो एंटी इनकम्बेंसी रही। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार है तो उससे भी लोगों की नाराजगी है। तो एक तबका है जो सपा बसपा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बहुत कमजोर है तो इसलिए वो भाजपा की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। लोग उनके खिलाफ हैं लेकिन वो बटे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में। इसलिए बीजेपी की संभावनाएं इस बार ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। मैं जितने दिन आपके आशीर्वाद से जहां बैठूंगा मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए समय खपाऊंगा। लेकिन इसके लिए मजबूत सरकार होना जरूरी है और मजबूत सरकार का मतलब है 300 से कम लोकसभा के सभ्य आने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जिता करके दीजिए। हिंदी बेल्ट के बाकी राज्यों में भी बीजेपी की हालत ज्यादा मजबूत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों की चुनौती भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को इन राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 20 और 2009 के पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीटें ही जीती थी। राजस्थान में एक परंपरा रही है कि जो विधानसभा चुनाव पार्टी जीतती है वही पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बम्पर ढंग से सीटें लेकर जाती है। 2003 में वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव जीती थी और 2004 के लोकसभा चुनाव में 25 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसी तरह 2008 में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में फिर 20 सीटें गई। अगर इसी परंपरा का निर्वहन इस बार भी होता है तो तय माना जा रहा है कि राजस्थान की 25 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय है। बीजेपी का दूसरा गढ़ मध्य प्रदेश है, जहां कुल 29 सीटें हैं। 2004 में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2009 के चुनाव में उसका ग्राफ 16 पर आकर ठहर गया था। लेकिन मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में 2004 और 2009 के पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें, हरियाणा की बात करें, जिनमें पहले चुनाव हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर चली भी है तो हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चली है। हालांकि इन राज्यों में ज़्यादा मुसलमान आबादी नहीं है तो उस जगह के वोट का अलग कैरेक्टर होगा, यूपी बिहार का अलग होगा। लेकिन बीजेपी को 272 पाना है, 300 पाना है तो बगैर यूपी बिहार के ये संभव नहीं है। और अगर इन जगहों पे चुनाव बदला है तो बीजेपी की संभावनाएं कमजोर हुई हैं निश्चित रूप से। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी और वहां पर शायद कांग्रेस उस ताकत से लड़ नहीं पाई। लड़ तो राजस्थान में भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी राजस्थान में निर्दलीय हैं, जैसे बूटा सिंह है, जसवंत सिंह है या राजपा के किरोड़ लाल मीणा है, ऐसे 4-5 लोगों ने इंडिविजुअल फाइट ली
वो फाइट मध्य प्रदेश में शायद उस तरह कांग्रेस के लीडर या दूसरी पार्टी लीडर नहीं ले पाए। तो मुझे लगता है कि और शिवराज सिंह भी बहुत ताकत से काम किया। राजनीतिक दृष्टि से एक और अहम राज्य है, वो है उड़ीसा। 21 सीटों वाले उड़ीसा में पिछले चुनाव में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। हालांकि राज्य में बीजेपी का संगठन अच्छा खासा मजबूत है। सन 2004 के लोकसभा चुनाव में 21 में से 7 सीटें बीजेपी उड़ीसा से जीत पाई थी। लिहाजा इस बार बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, वहां सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं या कोई और ऐसे 2-3 क्षेत्रीय दल हैं, वहां जो मोदी की लहर है कथित रूप से, उस लहर में कहीं ना कहीं रुकावट आती दिखाई दे रही है। अब मोदी 200-225 सीटें ले जा पाएंगे या फिर 272 के जादुई आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो कांग्रेस विरोधी लहर है, इसका कितना ज्यादा सियासी मुनाफा अपने पक्ष में उठाने की कोशिश मोदी कर सकते हैं। अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का। जहां बाढ़ आती है वो पानी वहां ले जाना जहां सूखा पड़ता है। किसान बाढ़ वाला भी बच जाता, किसान सूखे वाला भी बच जाता। मेरे देश का किसान हिंदुस्तान के कोने कोने में बच जाता। लेकिन भाइयों बहनों, 10 साल हो गए, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की योजना को ठंडे बक्से में बंद कर दिया। बीजेपी की पकड़ हिंदी भाषी राज्यों में मानी जाती रही है, लेकिन अगर दक्षिण के राज्यों पर नजर डालें तो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कर्नाटक रहा है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 18 और 2009 के चुनाव में 19 सीटें जीती थी। लेकिन कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण में बीजेपी की हालत खराब रही है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में तो पिछले 2 चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुल सका। इन तीनों राज्यों में 101 लोकसभा सीटें हैं। जाहिर है बीजेपी इन राज्यों में सहयोगियों के भरोसे ही बैठी है। खास बात यह है कि आंध्र में तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो चुके हैं। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता का साथ भी अभी तक नहीं मिल सका है। दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गलती से भी दिल्ली में अपंग सरकार न बने। आप में से कोई 3 पहिए वाली गाड़ी चाहेगा कि 4 पहिए वाली? आपकी गाड़ी के पहियों में पूरी हवा चाहिए कि आधी अधूरी? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की गाड़ी चलाने के लिए भी दिल्ली में आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। जो लोग अब पराजित होना तय हो चुका है, अब उन्होंने पिछले 2 दिन से नया खेल शुरू किया है। उन्होंने खेल शुरू किया है, हम तो मरे, लेकिन तुम्हें भी। ममता ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं आएंगे। नवीन पटनायक आ सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दलों की एक मजबूरी होती है, केंद्र के सपोर्ट के बिना वो अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते। बहुत सारी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती हैं, केंद्र से फंडिंग होती है, तो अच्छे रिलेशन बनाए बिना केंद्र से उनके लिए अपने राज्य का विकास करना, राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं होता। तो इसलिए आप देखते हैं तमिलनाडु में क्या होता है कि जीतती कोई भी पार्टी कभी जो केंद्र में आता है उसके साथ सत्तारूढ़ पार्टी अलायंस कर लेती है। इसीलिए करती है कि वो केंद्र से पैसा मिलता रहे, और आफ्टरऑल देश तो केंद्र ही चलाता है। तो इसलिए उससे अच्छे रिलेशन रखना कईयों की मजबूरी होती है, लोग अंत में आ ही जाते हैं। नरेंद्र मोदी के मिशन 272 प्लस की राह में रुकावटें अभी और भी आ सकती हैं। 16 मई को अगर एनडीए 250 सीटें भी जीत लाता है तो उसे बहुमत के लिए करीब 25 सीटों की जरूरत पड़ेगी, और ये कमी एक बड़े सहयोगी के जरिए पूरी की जा सकती है। अगर एनडीए की सीटें 220 के आसपास आकर ठहर जाती है तो ऐसी सूरत में उसे करीब 50 सीटों की दरकार होगी, और ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी को 2 बड़े सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका इरादा है
कि किसी को भी पूर्ण बहुमत न मिले। ऐसी सरकार बने ताकि पर्दे के पीछे वो अपने खेल खेलते रहे। ऐसी सरकार बने जो उनके पापों की जांच करने की हिम्मत न करे। आप ऐसी सरकार चाहती हैं? क्या आप चाहते हैं कि इनके पापों को कारपेट के नीचे डाला जाए? अगर भाइयों बहनों इन पापों को खुला करना है तो दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाइए और सरकार ऐसी हो जिसको कोई अंदर भी न दबा सके, बाहर भी न दबा सके।